नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आपके नीट के सिलेबस का क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये लेक्चर हमारा पहला लेक्चर होने वाला है क्लास 11th के लिए। और नीट का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, जिस चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर को हम लोग और जितना भी हम लोग लेक्चर अब लेकर आएंगे, उस लेक्चर में हमारा पूरा लेक्चर बेस्ड होगा आपके एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी के ऊपर आपका पूरा का पूरा लेक्चर बेस्ड होगा। हम लोग फोकट फालतू की चीजों को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हम लोग आपके सिलेक्शन के लिए एनसीईआरटी को इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे कि आपका एनसीईआरटी से आने वाला एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। तो चलिएगा दोस्तों, आज हम लोग आपका एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करते हैं और उस चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। दोस्तों, जब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हमको सबसे पहली चीज ये डिस्कस करनी होती है कि एक्चुअल में सेल क्या है, व्हाट इज सेल। तो बेसिकली आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो चलिएगा, इसी को हम लोग एक कॉन्सेप्ट की तरीके से समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि वास्तव में सेल क्या है। आइए देखिए, हमने यहां पास एक डेफिनेशन लिखा है सेल के बारे में। सेल क्या है? सेल इज द फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये बात जो है, इसको हम लोग जब कॉन्सेप्ट देखते हैं उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखिए हमारे पास, मैंने यहां पास छोटी छोटी सेल्स बनाई हैं। यहां पास हमारे पास है मैनी सेल्स। ये हमारे पास है बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स, और बहुत सारी सेल्स मिलके यहां पास फॉर्म कर रही हैं टिश्यू का। यहां पास देखिए, एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं उसने एक टाइप का टिश्यू बनाया। यहां पास देखिए, दूसरे टाइप के ग्रुप ऑफ सेल्स ने दूसरे टाइप का टिश्यू बनाया, और ये जो है, ये तीसरे टाइप के ग्रुप ऑफ सेल्स ने तीसरे टाइप का यहां पास टिश्यू बनाया। तो ये जो हमारा सेकेंड पोर्शन है, यह है हमारा टिश्यू वाला। ठीक है, तो बहुत सारी सेल्स ने मिलकर क्या बनाया, यहां पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज बनाया। ठीक है, अब देखिए यहां पास जो ब्लैक कलर की टिश्यू दिख रही है, इसमें सेम टाइप ऑफ सेल्स होंगी, लेकिन ये जो है डिफरेंट कलर का दिख रहा है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होंगी, लेकिन इसके अंदर जितनी भी सेल्स होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे से सेम होंगी। तो यहां पास डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज का फॉर्मेशन हुआ। अब डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज जो हैं, वो अपना ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलेंगी, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज जब मिलेंगी, तब वो स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पास देखिए, आपको देखने को मिलेगा ऑर्गन। ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, ऑर्गन में हमने यहां पास कुछ नाम लिखे हुए हैं, जिसमें से पहला है किडनी भी एक तरीके का ऑर्गन है, जो कि यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लीवर फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, यहां पास टॉक्सिक मटेरियल के लिए, ये भी। उसके बाद दूसरी चीज है हमारे पास हार्ट जो है ब्लड को पंप करने का काम करता है, हम आगे देखेंगे। स्टमक भी एक तरीके का क्या है, ऑर्गन है। ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और जो लंग्स है, वो हमको क्या करता है, ऑक्सीजन इनहेल करने के बाद हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहां पास देखिए, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स हमने यहां पास बनाए हैं। जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू से किडनी बना होगा, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू से स्टमक, हार्ट और लंग्स का यहां पास निर्माण हुआ। अब देखिए होता क्या है कि जो मान लेते हैं किडनी से रिलेटेड, जो यूरिन फॉर्मेशन से रिलेटेड और हमारे बॉडी के अंदर से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए किडनी और उसके एसेसरी जो ऑर्गन्स रहेंगे, वो मिलकर क्या बनाएंगे, यहां पास एक्सक्रीटरी सिस्टम।
और वैसे ही जो हार्ट होगा और उससे संबंधित जितने भी एसेसरी ऑर्गन्स होंगे वो मिलकर बनाएंगे हमारे पास कार्डियक सिस्टम। वैसे ही स्टमक और उसके संबंधित जितने भी और ऑर्गन्स हैं वो सभी मिलकर बनाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम और बनाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये हो गया हमारे पास ऑर्गन सिस्टम। तो देखिए ऑर्गन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स ने मिलकर अपने पास एक फंक्शन करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को हमारे बॉडी से एलिमिनेट करने में काम करेगा। कार्डियक सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करने का काम करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर खाने को डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में काम करेगा। वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमको क्या करना है, सांस लेने में, और जो वेस्ट मटेरियल रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी मटेरियल्स, उसको भी ये क्या करता है, बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो देखिए ऑर्गन्स ने क्या बना लिया यहां पास, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स ने मिलकर बनाया ऑर्गन सिस्टम, और जो ऑर्गन सिस्टम है उनका क्या है, एक पर्टिकुलर क्या है यहां पास, इनका है फंक्शन। क्या है इनका, है फंक्शन। इनका क्या है, स्पेशल पर्टिकुलर फंक्शन है किसका, ऑर्गन सिस्टम का। हर ऑर्गन सिस्टम एक अलग क्या कर रहा है यहां पास, फंक्शन शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। अब बहुत सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये जितने भी सिस्टम्स हैं इन सभी सिस्टम्स ने मिलकर क्या किया, एक ऑर्गेनिज्म का, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया। और वो हम लोग ऑर्गेनिज्म लेके चल रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास ह्यूमन। तो यहां पर जो हम देख रहे हैं एक ह्यूमन का कंप्लीट निर्माण हो चुका है। तो बेसिकली हमने क्या किया, जो यहां पास ह्यूमन बना है, जो यहां पास क्या बना है, ह्यूमन बना है, इस ह्यूमन के फॉर्मेशन होना कहां से शुरुआत हुई, सेल से। सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बना लिए यहां पास, ऑर्गन सिस्टम, जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। इन ऑर्गन्स का भी क्या होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। अब ये डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर एक ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया। इसी को कहते हैं हम लोग कंप्लीट लाइफ, और जिसको हम लोग लेकर चल रहे हैं ह्यूमन। तो आप लोग अब मुझे बताएंगे कि ये जो ह्यूमन है इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है जिससे मिलकर इस ह्यूमन का फॉर्मेशन हुआ है। तो देखिए ये जो हमारे पास ह्यूमन है, इस ह्यूमन का सबसे छोटा यूनिट है हमारे पास सेल। क्या है हमारे पास, सबसे छोटा यूनिट है हमारे पास सेल। तो इसलिए कहा जाता है कि सेल इज द फंडामेंटल बेसिक, बेसिक मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे छोटी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, यहां पास सेल है। अब देखिए यहां पास बोल रहा है कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। जब आप लोग देखे होंगे जब कोई घर बनता है तो घर के फाउंडेशन में रेत, ईटी है ना, गिट्टी और ईंट वगैरह लगता है और सीमेंट वगैरह लगता है। लेकिन अगर हम लोग देखें जब किसी रूम का निर्माण होता है, किसी घर का निर्माण होता है, तो एक एक ईंट को वहां पास लगाया जाता है। यहां पास हम लोग इग्नोर करते हैं सीमेंट और इन सभी चीजों को। तो यहां पास देखिए जब एक रूम का निर्माण हो रहा है तो उसमें सबसे छोटी यूनिट क्या है, सीमेंट और इन सारी चीजों को छोड़ के हम लोग सिर्फ ईंट के बारे में बात करते हैं। तो जो यहां पास सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट होगी वो क्या होगी, ईंट। वैसे ही जिस तरीके से एक घर का सबसे छोटा यूनिट वो भी स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर को बनाता है वो है ईंट, वैसे ही जब ह्यूमन लाइफ का निर्माण होता है, एक कंप्लीट ह्यूमन का निर्माण होता है, तो उसका सबसे छोटा स्ट्रक्चरल मेन यूनिट होता है सेल। अब देखिए हमने कहा कि जो सेल है वो डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज बनाता है। अब देखिए जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे क्या, जिसमें हम लोग टिश्यूज के बारे में बात करेंगे, वहां पर हम देखेंगे कि
जो एडिपोज टिश्यूज है वो क्या काम करती हैं, जो कनेक्टिव टिश्यूज है वो क्या काम करती हैं, अलग अलग प्रकार की टिश्यूज का अलग अलग काम होता है। अलग अलग टिश्यूज ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन बनाया। और यहां पर देखिए किडनी का अलग काम है, स्टमक का अलग काम है, हार्ट का अलग काम है, लंग्स का भी क्या है, अलग काम है। तो यहां पास इनका किस चीज की बात हो रही है, बात हो रही है हमारी फंक्शन के बारे में। तो यहां तक की बात आपको क्लियर है। तो ऑर्गन सिस्टम का भी एक पर्टिकुलर फंक्शन है जिसके वजह से हमारे जैसे ह्यूमन का लाइफ चल पाता है। हम खाना को खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तब जाके हमारी लाइफ चलती है। तो ह्यूमन लाइफ या फिर कोई भी लाइफ का स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट है सेल, जिसे हम लोग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। यहां तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर पता चल गया आपको। देखिए अब आपकी एनसीईआरटी में एक और लाइन दिया हुआ है कि व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऐसी कौन सी चीज है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये नॉन लिविंग है और मैं लिविंग हूं। एक ऑर्गेनिज्म और एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसे हम लोग कैसे फर्क करेंगे, इसके लिए हम लोग चैप्टर 1 पढ़ते हैं, लेकिन उस चैप्टर 1 से वो कैरेक्टरिस्टिक्स हटा दिया गया है। लेकिन यहां पास हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म, क्या लिविंग और नॉन लिविंग। इन एनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, नॉन लिविंग। तो जो इन एनिमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं नॉन लिविंग, और जो एनिमेट होते हैं उनको कहते हैं हम लोग लिविंग, ठीक है। तो यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई। एनिमेट, लिविंग, नॉन लिविंग क्या है, इन एनिमेट। लेकिन इनके बीच में जो फर्क है वो फर्क क्या है, यहां पास देखिए जो इन एनिमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर जो सेल है, क्या है, जो सेल है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जबकि जो सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में सबसे बेसिक सा फर्क ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर सेल्स होंगी और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर सेल्स नहीं होंगी। चलिए अब देखिए, अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर हम लोग बात करते हैं प्लांट्स की, जो प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली लिविंग होते हैं। मान लीजिए हमने प्लांट को कट कर दिया, और हमने जब प्लांट को कट किया तो उसकी जो सेल्स हैं वो भी तो सेल्स हैं। अगर हमने दरवाजा बनाया है तो दरवाजा में भी जो लकड़ी लगी है वो तो पेड़ से आई है, और उस पेड़ में सेल थी और उस लकड़ी में भी क्या होगी, सेल। तो देखिए यहां पास जो सेल है लकड़ी में, जो दरवाजे में बनी हुई सेल है उसके अंदर, वो कैसी होगी, डेड सेल होगी। जो डोर होगी या फिर जो वुड होगी उसके अंदर कौन सी सेल होगी, डेड सेल होगी, ठीक है। तो यहां तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर सेल, और जिनके अंदर नहीं है वो लोग नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब देखिए क्या हुआ कि यहां पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू बन गए। यहां पास क्या हुआ, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम और टिश्यूज के बनने के वजह से यहां पास डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। यहां पास जो काम है, जो बॉडी पार्ट्स का जो वर्क है वो वर्क क्या है, डिवाइड हो गया है। मतलब
किडनी अलग काम करेगा, स्टमक एक डिफरेंट काम करेगा, लंग्स एक अलग काम करेगा। तो यहाँ पास पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का जो ऑर्गन है उसके डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। अलग अलग ऑर्गन क्या करेगा, अलग अलग काम करेगा। तो यहां तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, हम लोग जब सेल की बात करते हैं, जब भी आपको सेल की बात हो तो आप समझ जाइए कि साइटोलॉजी की बात हो रही है। साइटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, वो भी किसका साइंस का, बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है ना, जिसके अंदर हम सेल के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके इंटरनल फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। इसके अंदर क्या किया जाता है, स्टडी ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चर का, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इन सभी चीजों का क्या किया जाता है, यहां पास स्टडी किया जाता है। चलिए अब हम लोग हमारे एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं। वो टॉपिक है, आइए, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की जब हम बात करते हैं तो हम लोग सबसे अच्छा एग्जांपल देखने के लिए प्लांट सेल की बात करेंगे। देखिए, मैंने यहां पास एक प्लांट सेल ड्रॉ किया है। यहां पास स्पेशली याद रखेंगे कि ये है प्लांट सेल। देखिए, ये प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल पे, प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग होती है, जो यहां पास आपको आउटर कवरिंग दिख रही है ब्लैक कलर की, वो है हमारी सेल वॉल। ये क्या है, हमारी सेल वॉल। जो प्लांट सेल की जो सबसे बाहरी कवरिंग होती है उसको कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर में एक और कवरिंग होती है, जिस कवरिंग को कहते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल, और इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको सेंटर में जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, यह है हमारा न्यूक्लियस। ये क्या है, हमारा ब्लैक कलर का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है, इसके अंदर और बहुत सारी चीजें होती हैं, डीएनए होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमको यहाँ पास जो फ्लूइड भरा हुआ है, जो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसके बारे में बस बात करना है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम लोग कह रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। अब देखिए, न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, लिक्विड भरा होता है। एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज भी, सेल ऑर्गेनेलीज भी वहां पास पाई जाती हैं। मैंने आपको सेल ऑर्गेनेलीज नहीं बताई है क्योंकि हम लोग इसके बारे में आगे चल के पूरा डिटेल में हर एक ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग सिर्फ प्रोटोप्लाज्म को समझना है। अब देखिए, अब इसमें जो मटेरियल है न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम लोग कह रहे हैं क्या, साइटोप्लाज्म। क्या कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म। अब देखिए, इधर जो प्लांट सेल है उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, क्या है यहां पास हमारे पास जो प्रोटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस कंप्लीट न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ ये जो मटेरियल है, इसके साथ हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जो मटेरियल है, क्या है, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म मिलके बनाता है हमारे पास क्या, प्रोटोप्लाज्म। तो आपको कभी भी पूछे कि प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म से मिलकर हमारा बनता है प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए, आपको एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लाज्म नहीं, प्रोटोप्लास्ट जो है हमारे पास, जो प्रोटोप्लास्ट है, इस प्रोटोप्लास्ट की जब बात करते हैं तो हमारे पास सेल वॉल को छोड़कर यहां पास जो सेल मेम्ब्रेन है और
प्रोटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म को हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या है? सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। तो आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑल एक्सेप्ट न्यूक्लियस। देखिए यहां पास मैं लिख देता हूं न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, उसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ क्या है हमारे पास? देखिए इसको हटा देते हैं हम लोग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जगह में, न्यूक्लियस के बाद हम लोग ले सकते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और ले लेते हैं हम लोग सेल वॉल। तो बताइए इनमें से कौन सा है पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑल एक्सेप्ट, इनमें से सभी को छोड़ के ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो क्या है हमारे पास प्रोटोप्लास्ट नहीं बनाता है? तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन मिलके बनाते हैं हमारे पास क्या? प्रोटोप्लास्ट। लेकिन जो सेल वॉल है वो इनमें प्रेजेंट नहीं होता। तो यहां तक की बात आपको पता होनी चाहिए। तो आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल विदाउट सेल वॉल इज प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल विदाउट सेल वॉल है ना, सेल विदाउट सेल वॉल इज प्रोटोप्लास्ट। तो इस चीज को याद रखेंगे आप लोग। अब चलिए हमारे पास जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म प्लस प्रोटोप्लास्ट हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास इस दुनिया में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेसिकली यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। बिना सेल के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता। अब देखिए जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हमने पढ़ना है। अब देखिए हमारी एनसीईआरटी में स्पेशली दिया हुआ है कि जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो क्या हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सिंगल एक सेल से मिलकर बने होते हैं। कितने सेल से मिलकर बने होते हैं? एक सेल से ये लोग मिलकर बने होते हैं। आपने देखा होगा जो अमीबा होता है ऐसे हमने बना दिया। ये क्या है हमारे पास? अमीबा है। ये अमीबा सिंगल सेल का बना होता है। कितने सेल का बना होता है? सिंगल सेल का ये बना होता है। इसकी एक सिंगल सेल इसके बॉडी की पूरे काम करने के लिए कैपेबल होती है। सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शंस, खाना को इनटेक करना, डाइजेस्ट करना और उसको एक्सक्रीट करना, ये पूरा का पूरा फंक्शन इसका क्या करता है? एक सेल करता है। जैसे कि बैक्टीरिया हो सकता है, यीस्ट हो सकता है, अमीबा हो सकता है और यूग्लिना हो सकता है, जिनके अंदर एक सेल रिप्रोडक्शन भी करता है, डाइजेशन भी करता है और बाकी जितने भी टाइप की एक लाइफ को जिंदा रहने के लिए, एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जितने भी चीजों की आवश्यकता पड़ती है वो सभी चीजें एक सिंगल सेल कर लेता है। किन में? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। अब देखिए एक और ऑर्गेनिज्म का टाइप होता है जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। लाइक अस, हम लोग भी क्या है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है। जैसे कि प्लांट्स हो गए, यहाँ पास गाय, भैंस, बैल है कि नहीं, चिड़िया हो गई, ये सभी चीजें क्या हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ है वो बहुत सारी सेल से हुआ है। टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम हमने बात किया है। देखिए यहां पास क्या होता है, जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्पेशली इनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। क्या होती है? इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। वो डिफरेंट फंक्शंस करती हैं, अलग अलग
फंक्शन करती हैं। हमने बोला ह्यूमंस के अंदर किडनी यूरिन फॉर्मेशन में, यूरिन एक्सक्रीशन में काम करता है, हार्ट ब्लड को पंप करने के लिए, लंग्स गैस के एक्सचेंज के लिए, इस तरीके से ये काम करता है। तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग टिश्यूज पाई जाती हैं। यहां तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए। हमारे पास एग्जाम्पल है प्लांट और एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स ये क्या है, हमारे पास मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं। अब आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत ही बेहतरीन सा लाइन लिखा हुआ है, उस लाइन को देखिए। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। कंप्लीट स्ट्रक्चर किसकी बात हो रही है यहां पास? कंप्लीट स्ट्रक्चर मतलब कोई भी चीज एक सेल से कम हो। मतलब सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, उसके बाद फिर सेल मेम्ब्रेन होता है, ऑर्गेनेलिज होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर हम लोग बात करें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज तो नहीं होती, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, वो कंप्लीट सेल होती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा फंक्शन परफॉर्म करती है। किसके थ्रू? सिंगल सेल परफॉर्म करती है सभी प्रकार के फंक्शंस को। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल इज डज नॉट, यहां पर क्या बोल रहा है? डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। जो कुछ भी एक कंप्लीट सेल नहीं है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट नहीं है, वो अकेले जिंदा नहीं रह सकती। एक्सेप्शन देखिए यहां पास, हम लोगों ने यहां पास देखा होगा वायरस, आप लोग सुने होंगे वायरस। वायरस एक कंप्लीट सेल नहीं होता है। वायरस एक कंप्लीट सेल नहीं होता है। इसके बारे में हम बायोलॉजिकल जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब वहां हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी आप लोग इतना समझिए कि वायरस जो है वो लिविंग भी नहीं होता है और नॉन लिविंग भी नहीं होता। लेकिन जब ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर पहुंच जाता है, जब ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर पहुंच जाता है, तब ये अपनी मशीनरी को चालू कर देता है और ये लिविंग बन जाता है। तो आउटसाइड दी ह्यूमन बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म, आउटसाइड दी ऑर्गेनिजम्स, वायरस जो होती है वो ना ही लिविंग होती है ना ही नॉन लिविंग होती है। ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब पहुंच जाती हैं तब ये लिविंग का फंक्शन अप्लाई करती हैं। अब देखिए यहां पास एक बात आपको और याद रखना है कि जो सेल्स होती हैं वो टोटिपोटेंट होती है इन नेचर। उनका नेचर होता है टोटिपोटेंट। टोटिपोटेंसी का मतलब होता है दैट इज अ सिंगल सेल। एक जो छोटी सी सेल है ये सिंगल सेल है, ये क्या करेगी? एक नई ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाने में सक्षम होती है। एक सेल, एक कंप्लीट सेल से नई ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता रखती है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या? टोटिपोटेंसी। सेल्स आर टोटिपोटेंट, that is a single cell has the ability to form a complete organism। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो यहां तक की बात हो गई हमारी कंप्लीट।